हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं कि जो आपके पास में 2 नवंबर को आपका वीडियो का जो एग्जाम है उसमें जो मैथ आएगी उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, एक मैथ का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो कि आपके पास में 30 नंबर की रहने वाली है। मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूँ कि जो मैथ होगी आपके पास में वो 30 नंबर की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ के होंगे वो कितने होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे आपके पास में। अब एक क्वेश्चन जो है आपके पास में 1.25 नंबरों का है, इसका मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 30। ठीक है, अगर मैं पूरे क्वेश्चन की बात करूंगा तो 160 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 200 नंबर के। ठीक है, लेकिन अपन इस क्लास में के अंदर केवल किसकी बात करेंगे, केवल मैथ की बात करेंगे। तो अपन 30 में से 30 स्कोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन पेपर को सोल्व करेंगे जो कि कंप्लीटली आपके सिलेबस पर क्या रहने वाले, डिपेंड रहने वाले। देखो, एक लंबे टाइम के बाद में मैं कोई मैथ की क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ये जो क्लास रहने वाली है आपके पास में रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, इसको मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाद में अपलोड करूंगा। इसके बाद में जितनी भी क्लासें होगी वो लाइव क्लास रहेगी आपके पास में। और टाइम अपना जो पुराना टाइम था लगभग वही रहेगा, 2 बजे से आपके पास में क्या रहेगी, आपकी क्लासें रहने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में कि सर 1 से लेके 94 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 1 से लेके 94 तक जितने भी नेचुरल संख्याएं हैं उनका अपने पास में एवरेज क्या होगा। देखो, अगर अपने पास में संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है तब अपन बड़ी इजीली संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। कि जैसे मेरे पास में 1 2 3 ऐसे करके लास्ट तक कहां तक होगी, 94 तक, और सभी के बीच में एक एक का ही गैप रहेगा। वैसे तो अपने पास में नेचुरल संख्याओं का जो औसत निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना चाहता। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को क्या करना है कि आपके पास में स्टार्टिंग वाले को और आखिरी वाले को क्या करो, प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। कि आपके पास में 1 प्लस 94 और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 95, और 95 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 47.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है ये आपके पास में केवल प्राकृत संख्याओं के लिए नहीं है, कोई भी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस बराबर है तो आपको केवल स्टार्टिंग और लास्ट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर अपन फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो वो फिर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अपन को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि एक हेलमेट को 10% लाभ पर 1650 रुपए में बेचा जाता है। कि अगर मान लो कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 1650 में बेचूंगा उसको। अगर मैंने, यदि इसका विक्रय मूल्य 2100 रुपए है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। कि मान लो कि मैंने 1650 में नहीं बेचा, 2100 रुपए में बेच दिया, अब बताओ कि लाभ कितना होगा। तो देखो, दो तरीके हैं कि एक तो मैं पहले सीपी निकाल लूं कि मैंने खरीदा कितने में, देन मैं कैलकुलेट करूं कि कितने का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट। जैसे कि अपने पास में हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी सीपी है वो 100% है। कि चाहे मैंने तो मान लो कि 2 रुपए में खरीदा होगा, लेकिन वो 2 रुपए भी मेरे लिए तो किसका काम करते हैं, 100% का काम करते हैं। कि सर मैंने तो 100% में खरीदा है। अब अगर मैंने 10% के लाभ पर इसको बेचा है, 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो मतलब मैंने 110% प्रॉफिट में बेचा है। इसका मतलब 110% में बेचा है इसको। इसका मतलब ये जो 1650 है वो आपके पास में कितना है, सर 110% की वैल्यू है। अगर मैं इंटू 100 कर दूं, मतलब 100 की निकालनी है, तो मेरे पास में क्या निकल जाएगी, सीपी 100% की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो, 0 से 0 कटेगा, इसके टेबल में 15 बार में कटेगा, 15 को इंटू करूंगा तो कितना, 1500। इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था इसको, 1500 में। अब ये बोल रहा है कि सर मान लो कि अपन ने इसको 2100 में बेच दिया, अब बताओ कि प्रॉफिट कितने का। तो देखो, प्रॉफिट कितने का, 600 रुपए का। अब ये 600 रुपए 1500 का कितना परसेंट है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 20 से 20 की नमस्ते हो गई, इसके टेबल में कितनी बार में, 40 बार में। इसका मतलब मुझे 40% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये तो वो तरीका है जो ओवरऑल सभी बच्चे करेंगे करेंगे अपने पास में। इस क्वेश्चन को अपन बिना सीपी निकाले भी कर सकते हैं, बिना सीपी निकाले भी कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब मैं चीज को 110% में बेच रहा हूं, ये तो कंफर्म है। 110 में बेच रहा हूं, इसका मतलब ये 110 कब आ रहा है, जब मैं 1650 में,
मतलब मैं 1650 में कोई चीज को बेचूंगा तो मैं 110% में बेचूंगा। अब यही चीज अगर मैंने 2100 में बेची होती तो कितने परसेंट में बेचा होता वो निकल जाएगा। देखो अपने पास में 0 से 0 कटेगा, इसके टेबल से आपके पास में 15 बार में कटेगा, और 15 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर तो देखो 15 की टेबल में एक बार में 6 बचेगा, 60 कितने बार में 4 बार में, और 0 का 0। मतलब आप 140% में सेल आउट करोगे इसको। 100% आपकी सीपी होती है, 140 आया, कितना एक्स्ट्रा आया 40, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना 40% का। इस वाली कंडीशन में आपको कभी भी सीपी नहीं निकालनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। और मान लो कि कहीं पर भी आपको डाउट आता है कि सर देखो आपने रिकॉर्डेड क्लास तो अपलोड कर दी, अब जो हमारा डाउट रह गया उसका क्या, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको वापस से क्या कर दूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। और देन आगे की क्लास से वैसे भी लाइव रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का जो औसत है, मतलब उनकी एक मैडम है और 14 छात्राएं हैं, उनका जो औसत है आपके पास में 15 वर्ष है। अब देखो 14 तो छात्राएं हैं और एक उनकी शिक्षिका है, तो वो टोटल 15 जने हो गए क्या। तो देखो इसके भी दो तरीके बताता हूं मैं आपको। 15 जने उनका औसत कितना है 15 है, ठीक है। यदि शिक्षिका का आयु हटा दिया जाए तो उनका औसत एक कम हो जाएगा। अब शिक्षिका को हटा दूंगा तो ये 14 लोग बचेंगे, औसत भी एक कम हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि शिक्षिका की आयु कितनी। अब देखो पहले 15 लोग थे, 15 ही उनका औसत था, तो इनकी आयु का योग कितना था आपके पास में, मतलब सम की बात करूंगा तो 225। मैं इन दोनों को गुणा कर लिया, मैंने 15 का स्क्वायर लिख दिया। अगर इनकी बात करूं तो इनको गुणा करके लिखूंगा 196। देखो पहले 225 था, अब 196 है। ये कम किसकी वजह हुआ, शिक्षिका के चले जाने की वजह से ही तो कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है 29। इसका मतलब वो कितने साल की थी 29 की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा 3 आपके पास में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आपका जितना भी औसत है अगर उतना मैं नंबरों में प्लस कर दूं या उतना ही हटा दूं तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में 10 संख्याओं का औसत 12 है, अब अगली संख्या भी मेरे पास में 12 ही आती है तब भी औसत 12 ही रहेगा। अगली एक संख्या मान लो कि 10 में से मैंने 12 वाली हटा दी तब भी औसत कितना रहेगा 12 ही रहेगा। मतलब जितना मेरा औसत है अगर उतना मैं प्लस कर दूं तो भी औसत फर्क नहीं पड़ेगा, जितना औसत है उतना कम कर दूं तब भी औसत में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 15 लोग थे पहले, औसत 15 था। अब अगर शिक्षिका 15 की ही होती तब तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर वो 15 की होती और चली जाती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एवरेज 15 का रहता। लेकिन फर्क पड़ा है, कितने का पड़ा, एक का पड़ा है। एक बढ़ा है कि कम हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब वो ज्यादा की चली गई है तभी तो पीछे कम रह गया। अब देखो 14 जने बच गए बाद उसके जाने के बाद, अब औसत एक कम हुआ है, इसका मतलब सब में से एक 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 क्या हुआ है कम हुआ है। तो 14 में से एक एक कम करूंगा सब में से, तो 14 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब वो 14 ज्यादा चली गई है। तो 15 प्लस 14 कितना हो गया 29। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो इसको। उस कंडीशन में आपको ना तो किसी को मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ तो अभी तो देखो छोटे नंबर है, स्क्वायर नंबर थे तो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। मान लो कि यहाँ पे 58 होता है, यहाँ 67 होता, देन फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, तो इस वाले मेथड से अपन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या है। देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है दोनों को प्लस करने के बाद में 20 आती है और x और y को मल्टीप्लाई करने पे 84 आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब देखो यहां पर भी दो तरीके कैसे कि एक तो आप वैल्यू अज्यूम कर लो, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी वैल्यू को क्या कर पा रहे हो, अज्यूम कर पा रहे हो, कितनी जल्दी वैल्यू निकाल ले पा रहे हो, तब तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर अपन को एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कौन सी है आपके पास में कि सर एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है क्या। अब देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पता है कि 20 है और 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो निकालना ही है, ये तो क्या करना है मुझे निकालना ही है, तो इनकी तो वैल्यू तो वैसे ही नहीं पता मेरे को। प्लस
2 इंटू एक्स वाई पता है ना 84, तो ये 84 कितना हो गया 168। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं अगर 400 में से 168 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 232। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपने पास में 3, इसका राइट आंसर हो गया। ये चीज क्लियर है आपके पास में। अब मेथड 2 क्या कहता है कि आप वैल्यू अज्यूम करो। वैल्यू क्या करो, अज्यूम करो। ऐसी वैल्यू अज्यूम करो ताकि उनको प्लस करने पे तो 20 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में क्या आ जाए 84 आ जाए। देखो प्लस की तरफ से जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई की तरफ से जाएंगे तो मे भी शायद अपन जल्दी से निकाल पाए। जैसे अपने पास में 2 को 42 से करूंगा तब 84 आ जाएगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये आंसर नहीं होगा ना, बड़ा इजीली पता चल जाएगा। अगर मैं मान लो कि 3 से करता हूं तो मुझे 28 लेना पड़ेगा, तो 20 के आसपास तो वैसे भी नहीं आ रहा। 4 से अगर मैं लेता हूं, ये मैं सिर्फ वैल्यू अज्यूम करना सिखा रहा हूं, वैसे मुझे डायरेक्ट पता है कि 14 और 6 ही है। क्या है मेरे पास में 14 और 6 ही है। अपन निकालते हैं। देखो अगर मैं इससे करूंगा तो मुझे 21 ही होगा। अब 5 के टेबल में आएगा नहीं तो 6 के टेबल में आएगा। 6 के टेबल में 14 बार में, और देखो दोनों को प्लस करने पे अपने पास में 20 भी आ रहा है, दोनों का आ रहा है 20। तो अगर अपन ने ऐसे वैल्यू निकाल ली फिर अपन को आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट स्क्वायर करो कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 196 14 का, और दोनों को प्लस करोगे तो 232 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे अपन वैसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अपने पास में, और देखो क्लास को आपको पूरा देखना है ना, पूरा जब देखोगे तभी आपको चीजें क्या आएगी समझ में आएगी, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि अपन कर क्या रहे हैं, किसी चीज को कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस के द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तुरंत कार द्वारा, तुरंत कार मतलब जहां पे जैसे मान लो कि बस से गया और वहां से उतरते ही वापस से क्या करता है, कार से वापस स्टार्ट होता है 80 की स्पीड से और वापस प्रारंभिक बिंदु पे ही आता है। तो बताओ कि इस दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास में आना और जाना एक ही रूट पे हो, तब अगर आपको औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। डायरेक्ट ये अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कि 2 इंटू 45 से गया, 80 से वापस आया, और नीचे दोनों को प्लस करके लिखना है। तो 80 को और 45 को प्लस करके लिखूंगा तो कितना आएगा अपने पास में 125 आएगा। कितना आएगा 125। अब देखो 5 के टेबल में ये 16 बार में कटेगा और ये कटेगा 25 बार में। फिर से ये 5 के टेबल में कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। अब देखो 16 को 9 से करूंगा 144, 144 को 2 से करूंगा तो 288, और 5 से डिवाइड कैसे करते हैं कि ऊपर वाली संख्या को डबल कर दो 576 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। ये लो जी, कितना आ गया आपके पास में 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आपके पास में यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अब मेरे पास में एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपने पास में, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। 3 भुजाओं का योग आपके पास में कितना है 20 सेंटीमीटर है। यदि बराबर भुजाएं और आधार का अनुपात आपके पास में 3:4 है। देखो बराबर भुजा मतलब जो बराबर भुजा है वो तो 3 है, और जो आधार है वो आपके पास में 4 है। इसका मतलब बराबर 2 भुजाएं तो होगी, तो 3, 3 और 4 ये है। अब देखो अनुपात के हिसाब से योग 10 आ रहा है, अनुपात के हिसाब से इनका योग कितना आ रहा है 10, लेकिन रियल में कितना आना चाहिए था 20 आना चाहिए था। मतलब हर चीज डबल है, डबल है तो मतलब ये रियल में 6 है, ये भी रियल में 6 है, और ये रियल में 8 है। अब प्लस करूंगा तो 20 आ जाएगा अपने पास में। अब देखो त्रिभुज बनाता हूं मैं पहले तो। अब ये दोनों बराबर है आपके पास में, तो मतलब ये भी 6 का ये भी 6 का, और ये वाला आपके पास में 8 का है। ये नीचे वाला जो है आपके पास में ये कितने का है 8 सेंटीमीटर का। अब ध्यान रखना कि अगर मैं समद्वि बाहु त्रिभुज में से बीच में लाइन बनाता हूं तो 90 डिग्री पे बनती है। मैं जब एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो 90 डिग्री पे जाएगा। इसका मतलब 4 इधर है और 4 ही इधर है। 8 में से 4 4 हो गया अपने पास में। और अब ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका कर्ण मुझे पता है, हाइपोटेनस मुझे पता है,
आधार भी पता है, लंब निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। भाई एक फॉर्मूला होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपन को परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये वाला उधर जाके माइनस का होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये आपके पास में क्या आएगा, जो आधी ये लंब है आपके पास में, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 36 माइनस आपके पास में 16 कितना आएगा 20, और ये स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है सर, तो क्या करें, तो सर देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 5, 4 का तो पता है मुझे कि 2 होता है, 5 का नहीं पता, तो 5 अंदर पड़ा रहेगा अपने पास में, कितना हो गया 2√5। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ये चीज आपके पास में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना है आपको कि सागरीय जल, मतलब जो आपके पास में सी वाटर है, में जल में भार के अनुसार 5% नमक होता है। या आप मान लो कि 100 केजी लोगे तो 5% उसमें क्या है, नमक है। 5 केजी आपके पास में नमक आएगा। कितने केजी ताजे पानी में, ताजे पानी का मतलब यहां पे है कि उसमें नमक नहीं है, वो 60 केजी वाले समुद्री जल में मिलाया जाए ताकि घोल में 3% नमक की मात्रा प्राप्त की जा सके। मतलब मेरे पास में 60 किलो तो नमक का पानी है, जिनके अंदर 5% क्या आपके पास में नमक है। अब वो नमक कितना भी निकलता है, वो टोटल का आपके पास में 3% होना चाहिए। तो फिर बताओ कि ताजा पानी कितना मिलाना है। अब देखो मेरे पास में 60 केजी जो है वो नमक का समुद्र का पानी है। 60 केजी क्या है मेरे पास में, समुद्र का पानी है। ठीक है, अब इसमें 5% नमक है, 5% आपके पास में नमक है। 60 का मैं 5% निकालता हूं, कितना आएगा मेरे पास में, 0 से 0 कटेगा, इसके टेबल 2 बार में, इससे 3 बार में, मतलब 3 तो आपके पास में क्या है, 3 केजी तो नमक है, और बाकी का जो 57 है वो आपके पास में पानी है। ये आपके पास में ताजा पानी है, क्योंकि अब इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि जो नमक की मात्रा है वो केवल 3% होनी चाहिए। तो नमक तो उतना ही है भाई, मिला तो अपन ताजा पानी रहे, नमक तो मिला ही नहीं रहे, तो नमक तो वो 3 ही रहेगा। और ये 3% होना चाहिए। ये 3 क्या होना चाहिए, 3%। मतलब ये 3 जो है वो 3% की ही वैल्यू है। तो 100% की कितनी होगी, 3 से 3 कट जाएगा, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके पास में, 100। तो देखो 3 तो ये रहा, 100 करने के लिए 97 होना चाहिए क्या, ताकि 97 और 3 मिलके कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो टोटल 100 हो गया। लेकिन मेरे पास तो ताजा पानी 57 ही था, 97 में कैसे करूं भाई, तो 40 और मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ताजा पानी कितना डालना पड़ेगा, इसमें 40 लीटर और डालना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या है। देखो आपके पास में कि 8 मजदूर है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं और एक काम 18 दिन में कंप्लीट भी कर देते हैं। मतलब 8 मजदूर रोज काम करेंगे 10-10 घंटे तक, तो 18 दिन लगेंगे उनको। यदि केवल 5 ही लोग काम करते और उन्हें 24 दिन में काम पूरा करना होता, तो बताओ कि एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। तो इसके लिए तो बेसिक सा एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आप लोगों को, कौन सा है, एमडीएच मसाले, है ना, एमडीएच। अब देखो कितने आदमी थे, 8 आदमी थे, कितने दिन, 18 दिन, कितने घंटे काम करना है, 10, इक्वल टू इधर कितने आदमी है, 5 मजदूर है सर, कितने दिन में, 24 में, कितने घंटे, आर्थ मतलब कितने घंटे लगेंगे, ये अपन को पता नहीं है सर। ये पता होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ी ना सोल्व कर रहे होते। अब जो सोल्व करते हैं इसको, ये 8 की टेबल में 24 कटेगा 3 बार में, और इस 3 की टेबल में ये कटेगा 6 बार में 18, 5 के टेबल से 10 कटेगा 2 बार में, तो 6 इंटू 2 कितना आया, 12। मतलब कितने घंटे काम करना पड़ेगा रोज, 12 घंटे काम करना पड़ेगा सर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या कहता है अपने पास में। देखो देखो नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिए, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर 82% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। तोलने के अंदर घपला कर दिया। ये दिखा तो ये रहा है कि मैं 1 केजी पूरा तोल रहा हूं, लेकिन तोल 28% कम ही रहा है, 28% कम ही रहा है।
तो बताओ कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा कितना होगा। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में 100 केजी है, ठीक है, 1 केजी 1 रुपए के हिसाब से, या फिर जो भी है 1000, जो भी मानना चाहते हो वैसे मान लो। 82% की हानि पे बेच रहा हूं मैं, हानि है 82% की, 82 पे बेच नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं बेच तो उसको 18 पे ही रहा हूं, 82 कम में बेच रहा हूं, इसका मतलब 18 में सेल कर रहा हूं मैं 100 की चीज को, ठीक है। अब मैं जब तोलता हूं वजन, मैं वजन करता हूं, तब मैं पूरा वजन नहीं करके देता, 28% घपला कर देता हूं, 28% कम तोलता हूं, मतलब तोलता कितना हूं, बेहतर ही हूं, तोलता कितना हूं, बेहतर ही हूं, 28% कम करता हूं। अब कुछ भी हो, मेरी दुकान जो, अगर मेरी दुकान पे होता तो मेरी दुकान से तो बेहतर रुपए का सामान निकल गया, और उस बेहतर रुपए के तुलना में, उस बेहतर रुपए के कंपैरिजन में मेरे पास में पैसे कितने आए, 18 ही आए। इसका मतलब हुई तो मुझे हानि है, चाहे मैंने बेईमानी करके कम तोला हो, लेकिन इवन फिर भी मुझे क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की, कि सर 54 की हानि हुई है। कितने पे, बेहतर पे सर, कि मेरे पास है तो बेहतर का सामान गया, तो मैं तो अपने हानि या लाभ की जो कैलकुलेशन है वो बेहतर पे ही करूंगा। तो सर मुझे 54 की हानि हुई है बेहतर के ऊपर, परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। अब 18 की टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, इससे कटेगा 25 बार में, तो 25 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा, 75%। क्या होगा, लॉस होगा, मतलब हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, कोई अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें, ठीक है। आगे चलते देखो अगले क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई अपने पास में। अब देखो 1 मिनट, अब 1 मिनट को इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ना, केवल एक ही क्वेश्चन है यही वाला। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सर दो ट्रेनें हैं, और जिनकी लंबाई, एक की तो आपके पास में 230 मीटर है, और दूसरे की आपके पास में 270 मीटर है, दोनों विपरीत दिशा में। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि विपरीत दिशा में। मैंने आपको बताया है कि जब भी विपरीत दिशा होगी, स्पीड आपस में क्या होगी, प्लस होगी। कि आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखो 230 मीटर और 270 मीटर लंबी एक जो आपके पास में ट्रेनें हैं, एक की गति कितनी है, 42, एक की 48 है, से चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। तो देखो जो दूरी इनको कवर करनी पड़ेगी वो दोनों की लंबाई है, तो दोनों की लंबाई आपके पास में 500 मीटर हो रही है, दोनों को प्लस करने पे। अपोजिट डायरेक्शन में तो इसलिए स्पीड भी क्या हो जाती है, प्लस, तो 42 और आपके पास में 48 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन को देखो सेकंड में है, दूरी को देखो मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, 5/18 से गुणा करूंगा, इससे कट जाएगा आपके पास में कितनी बार में, 5 बार में, तो 25 आया क्या, तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो कितना है आपके पास में, कि सर 500 और नीचे आएगा 25 आएगा, इसके टेबल में 20 बार में, मतलब 20 सेकंड का क्या लगेगा आपको, समय लगने वाला है इस वाली कंडीशन में। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अपने पास में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, कि मेरा जो भाई है ना वो जितना भी है उससे 3 गुना है मेरी माँ की आयु, तथा मैं अपने खुद की बात कर रहा है कि मैं अपने भाई से आयु का 1/3 गुना बड़ा हूं, 1/3 गुना नहीं हूं, 1/3 गुना बड़ा हूं। तो 4 वर्ष पहले मेरे भाई, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, कि मेरा भाई अभी जितना है ना, मैं तो 4 साल पहले था उतना। अब देखो पहले मैं इतना इतना सोल्व कर रहा हूं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। कि 1/, मैं अपने भाई की आयु ऐसी मानूंगा ताकि मैं 1/3 निकाल सकूं, क्योंकि 1/3 निकालूंगा तभी तो मेरे वाली निकालना आसान होगा। तो मैं अपने भाई की जो आयु है उसको मैं मान लेता हूं कि 3 है, ताकि इसका 1/3 में आसानी से निकाल सकूं। तो अगर मैं माँ की आयु की बात करूंगा तो वो इसका 3 गुना मतलब 9 होगी, ये चीज क्लियर है।
अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मतलब ये क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा है वो खुद मैं की बात कर रहा है कि 1/3 गुना बड़ा है अपने ही भाई की एज से। तो उसके भाई 3 था, अब 3 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा। तो मतलब 1 बड़ा है, इसका मतलब ये 4 है। ये चीज क्लियर है क्या? ये अपन ने अनुपात निकाल लिया, इनका रेशियो निकाल दिया। अब आगे क्या बोलता है कि आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले ये अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो आज से 4 साल पहले मतलब 4, अब ये कितने का था, आज का भाई तो इसका 3 का है, इसका मतलब ये 3 था। देखो अनुपात में 1 कम हुआ है, कितने साल में, 4 साल में। 4 से 3 होने में 4 साल लगे ना इसको। 4 साल पहले की बात करें जब 3 था, अभी तो 4 है। इसका मतलब 4 वैल्यू हो गई अनुपात के हिसाब से 1 की। आपको क्या निकालना है, मां की वर्तमान आयु। मां की वर्तमान आयु कितनी है, 9 है। 9 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये तो चलो मां की पूछी, भाई की पूछ लेता तो क्या होता, तो आपके पास में इसको भी 4 से गुणा 36 आया था, तो इसको भी 4 से करो 12, इसको भी 4 से करोगे तो 16। देखो आज ये 16 का है, 4 साल पहले तो 12 का ही था, और 12 का था देखो, तो वर्तमान भाई की आयु भी क्या है, 12 ही तो है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में। देखो क्वेश्चन क्या है कि सर दो संख्याएं और दोनों का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है कि 3:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:20 हो जाता है। तो बताओ कि छोटी वाली संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आपके पास में इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, देन फिर ये एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो अपने पास में कि सर 3 और 7 है, क्लियर है। अभी तो अनुपात तो यही है, बाद में अगर मैं हर संख्या में से 11 घटा दूं, मतलब इसमें से भी 11 घटा दूं, इसमें से भी 11 घटा दूं, तब ये अनुपात मेरे पास में 7:20 हो जाता है। एक चीज बताना मुझे कि मेरे पास में मान लो कि दो संख्या है, अगर मैं दोनों में से सेम चीज माइनस कर दूं तब भी उनका डिफरेंस उतना ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि मेरे पास में दो संख्या है 10 और 12, 10 और दोनों में से मैंने 2 माइनस किया, तो एक तो 8 हो गई और एक 10 हो गई, अभी भी दोनों का अंतर 2 का ही है। मान लेते हैं दोनों में से 4 माइनस करते हैं, तो 10 वाली तो अपने पास में 6 हो जाती और 12 वाली अपने पास में कितनी हो जाएगी, भाई 4 माइनस करें तो 8, तो 6 और 8 में अंतर फिर भी 2 का ही है। मतलब सेम संख्या माइनस करने के बाद में अंतर फिर भी क्या रहेगा, बराबर। क्या यहाँ पे अंतर बराबर है, अपने इसमें से भी 11 माइनस किया, इसमें से भी 11 माइनस किया, लेकिन यहाँ तो अंतर 4 का है और यहाँ पे अंतर 13 का है। तो इनको सेम करना, अपन को पहला काम क्या है, इनको सेम करना। तो देखो दोनों में कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि 4 की टेबल में 13 आता है ना 13 की टेबल में 4, तो मैं 4 वाले को तो 13 से गुणा कर देता हूँ और 13 वाले को 4 से गुणा कर लेता हूँ, ताकि 13 चौक 52, मतलब 13 4 जो 52, दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर। तो देखो ये तो हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 91, ये अपने पास में 28 और ये कितना 80। देखो 11 ही कम किया गया है, क्या कम किया गया है, 11, इधर भी 11 ही कम किया गया है, दोनों का अंतर 52 का है, दोनों का अंतर 52 का। क्वेश्चन 11 ही तो कम करवा रहा था, इसका मतलब रियल में वो संख्या कितनी थी, 39 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में आपको एक्स वगैरह कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो आपके पास में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान लेता हूं कि क्रय मूल्य आपके पास में 100% है, तो आपके अंकित मूल्य कितना होगा, 125% होगा, ये तो होगा। अब बोलता है कि सर 40% की छूट दे दो, तो 125 का 40% निकाल लो भाई, 125 का 40% निकाल लो, बड़ा आसान है। 25 के टेबल में 5 बार में, ये 4 बार में, 4 के टेबल में 10 बार में, तो 50 आया। 50 की छूट देगा तो 75 में बेचेगा। अरे खरीदा कितने परसेंट में था, 100% में। बेच कितना दिया अपन ने फाइनली, भाई लिखने में तो आपने पता नहीं कितना लिखा होगा, बेचा तो 75 में ही है, तो 100 की चीज 75 में चली गई तो 25 कमी हुई कि नहीं हुई, तो सर 25 की कमी हुई है, इसका मतलब 25% की क्या हो गई आपके पास में हानि हो गई है। क्लियर ये चीज।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या कहता है। देखो कि आपके पास में एक त्रिभुज है जिसका अर्ध परिमाप 21 है। अर्ध परिमाप क्या होता है आपके पास में कि परिमाप का आधा। अब परिमाप क्या होता है, पैरामीटर जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है कि आपके पास में एक ट्राइंगल की जितनी भी साइड है उनका सम, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग को ही अपन परिमाप बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब अर्ध परिमाप 21 है तो टोटल आपके पास में 42 था। टोटल आपके पास में कितना, 42 था। इसका मतलब ये 13, ये 15, अब दोनों को प्लस किया तो 28। 42 में से 28 जाएगा तो 14, मतलब तीसरी वाली जो साइड बच गई थी वो 14 है अपने पास में। अब जब तीनों साइड अलग अलग होती है तब एरिया निकालने का आपके पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही होता है क्या, बिल्कुल सर यही होता है आपके पास में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कि आपके पास में जो एस है वो क्या है, अर्ध परिमापी होता है। एस का मतलब आपके पास में सेमी पेरीमीटर होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और वो तो अपन को दे रखा है अर्ध परिमाप तो 21, तो एस की जगह 21 रखो। फिर 21 के अंदर से आपको क्या करना है, पहली वाली साइड कोई सी भी एक मान लेते हैं आपके पास में। जैसे मान लो कि 13 है तो 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा। 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा। 14 जाएगा तो 7 बचेगा। 15 जाएगा तो 6 बचेगा। इसको सोल्व कर लो, डायरेक्ट आपके पास में आंसर निकल जाएगा। तो देखो थोड़े से फैक्टर कर लो, अगर बिना फैक्टर के कर पा रहे हो तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर फैक्टर करना चाहते हो तो फैक्टर कर लो कि मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ आपके पास में, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। फिर 7, फिर 2 इंटू 3 और 2 के पेयर बना लो। 2 के क्या बना लो, पेयर बना लो। तो देखो 7 का एक पेयर बन रहा है, 3 का आपके पास में एक पेयर बन रहा है, 2 के आपके पास में 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सभी के पेयर बन गए। तो देखो 21, 42 को 2 से करोगे तो 84। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाना है आपके पास में, इसका राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अब देखो क्या कहता है कि सर 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, उसको मेल्ट करने के बाद में क्यूब बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। तो इस घन का विकर्ण कितना होगा। देखो कभी भी कोई चीज को अगर मैं मेल्ट करके पिघलाकर किसी दूसरे रूप में डाल देता हूं, दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट कर देता हूं, उस वाली कंडीशन में हमेशा उनका वॉल्यूम जो है, जो उनका आयतन है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे घनाभ की मतलब क्यूबॉइड की बात करूं तो आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और इससे क्यूब बनेगा, और इस क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो देखो 36 है इंटू 18 है इंटू 9 है, और ये क्यूब है, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब जैसे स्क्वायर में अपन 2 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। अब देखो इस 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 इंटू 4 लिख सकता हूं। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूं, इंटू 9। देखो 9 के 3 पेयर बन चुके, 3 9 है ना, तो एक पेयर बन गया, तो ये तो 9। 4 दूनी 8, और 8 किसका होता है, 2 का होता है। 9 दूनी 18, मतलब आपके पास में उस जो घन बनेगा, वो जो क्यूब बनेगा, उसकी साइड पता चल गई है, कितनी है, 18 है। अब उसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है आपके पास में, वो क्या होता है कि सर a रूट 3, ए मतलब साइड रूट 3, साइड कितनी है, 18, रूट में 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1780 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 1780 में क्या जोड़ूं कि आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कुल मिला के ये पूछ रहा है। अब देखो ये से जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके पास में, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास में कि या तो आपको इनको स्क्वायर पता हो, या फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आए, तब अपन निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, देखो कि अपन ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, तो मुझे अपन को 42 का स्क्वायर पता है
कि 17 आपके पास में 64 होता है, मतलब से तो बड़ा ही है, 42 के स्क्वायर से तो बड़ा ही है। अब मैं 43 का स्क्वायर देखने की तरफ जाऊंगा कि 43 का स्क्वायर कितना आएगा। तो देखो 50 से कितना कम है, 43 आपके पास में 7 कम है, तो 25 में से 7 जाएगा तो 18 बचेगा, 25 में से जाएगा तो 18 और 7 का 49। ये किसका स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर। तो ये तो 1780 है, उससे तो कम है, तो जोड़ने पे तो इधर ही आएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, गुण 50 तो सीधा सीधा ऊपर है, 20 वो कम है तो 69। एक तरीका तो ये भाई, आपके स्क्वायर पे अगर कमांड है तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। स्क्वायर की मैं एक दिन क्लास डाल दूंगा जिसमें आपको इजीली पता रहेगा कि किसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब मान लो कि नहीं पता, कि सर नहीं पता, अब बताओ कि क्या करना है। आप तो वो चीज बताओ कि नहीं पता तो क्या करें। तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। 17 के पास में किसका स्क्वायर होता है, आपके पास में 4 का, तो 4 यहां लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा। 16 आता है क्या, बिल्कुल सर, माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। इधर ध्यान रखना, इनको प्लस करके लिखते हैं, 8 लिख दिया। अब कितना आया, 80। अब 80, 8 के पास में, ये जो 8 है ना आपके पास में, इसके पास में कोई ऐसा नंबर रखना है कि या तो 180 आ जाए या इससे छोटा है, या इससे क्या है, छोटा है। लेकिन अपन यहाँ पे बड़ा लेके आएंगे क्योंकि अपन को प्लस करने पे कुछ लेके आना है। वैसे तो छोटा चाहिए, तो देखो जैसे मैंने 8 के पास में 1 रखा तो 1 से ही गुणा करूंगा तो 81, ये तो बहुत छोटा है। 2 रखा तो 164। अब मैं 3 रखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 249 आएगा। कितना आएगा, 249। देखो नियमानुसार तो मुझे 2 ही रखना चाहिए क्योंकि इससे छोटा, लेकिन मुझे तो प्लस करने पे कोई संख्या की वो चाहिए ना, तो मैं प्लस करूंगा। हाँ, तो ये तो छोटा वाला है, तो मैं प्लस करूंगा तो इस 249 की तरफ ही तो आने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं। बिल्कुल, ये 180 है, ये 249। कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए था भाई इसको लाने के लिए यहाँ पे, कि सर बिल्कुल यहाँ पे देखो 69 एक्स्ट्रा होना चाहिए था। तो 69 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। और किसका स्क्वायर होता फिर, ये 43 का स्क्वायर होता। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि इसमें क्या जोड़े और वो फिर किसका स्क्वायर होगा वो भी बताओ, तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 4/5वें हिस्से के बराबर प्राप्त करती है। कि जो ब्याज मिलता है ना उसको, वो 4/5 मिलता है, कि 5 अगर रुपए दिए थे तो 4 मिलेगा। परसेंट निकाल लेते हैं एक बार के लिए, 100 से गुणा करके। इसके टेबल में 20 बार में 20 को इससे करूंगा तो 80, मतलब आपको कुल मिला के 80% क्या मिल जाना है, ब्याज मिल जाना है। कितने साल में, 10 साल में। 10 साल में 80 मिलता है, तो एक साल में कितनी मिली होगी आप खुद बताओ, देखें 8% ही मिली होगी क्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना है, डी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि सर निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपके पास में वो कितना है, 6656, 6656 रुपए। यदि समान ब्याज पर समान राशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे दिया जाता, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो बताओ कि ब्याज कितना होता उसका। क्लियर है चीज आपके पास में। तो देखो 8% की रेट होती है, मैं यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं, तो अगर 8% की रेट होती तो पहले साल 8 मिलता, दूसरे साल 8 मिलता, टोटल मुझे 16% मिलता अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो 2 साल में 8 है ना, 2 साल में कितना है, 8 है। तो जब 2% होता है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। तो पहले साल 8 मिला, दूसरे साल भी 8 मिला, प्लस 8 इंटू 8 बटे में 100, तो ये 16 और ये 64, तो 2 पॉइंट लग के आएगा आपके पास में भाई। 2 नंबर के बाद 2 पॉइंट लगना है तो 0.64 आएगा प्लस करने पे ही। तो अगर मैं CI की बात करूंगा तो 16.64 मिलेगा, 16.64। लेकिन अपने हिसाब से मानने से क्या होता है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, इसका मतलब 6656 है वो आपके पास में 1664 की वैल्यू है। पॉइंट ना यहाँ पे है, आपको निकालना है 16 की। देखो पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 नंबर की बात था।
इसके टेबल में 4 बार में कट रहा है। 16 को 4 से करूंगा तो कितना आया, 16 4 64, 6400 और 2 जीरो वापस है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपके पास में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि एक बहुपद है -x² प्लस x -1, उसे विभाजित करने पर जो भागफल आता है वो आपके पास में जो डिविजन जो होता है आपके पास में, सॉरी डिविजन नहीं क्वोशंट बोलते हैं जिसको अपन, वो कितना है x-2 है और जो रिमाइंडर बचता है वो आपके पास में कितना है 3। तो बताओ कि वो बहुपद कितना था। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक तरीका, तो जैसे मैं ये बोलना क्या चाह रहा है आपके पास में वो बताता हूं पहले तो, है ना, कि आपके पास में कोई भी एक पोलिनोमियल था, मतलब बहुपद था जो अंदर पड़ा था, इसको मैं माइनस के x² प्लस का x -1 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितनी बार होगा, x-2 होगा। नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो बताओ कि जो अंदर लिखा था ना आपके पास में बहुपद वो कितना था, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास में, डिविडेंड, है ना, जो भाज्य जिसको भाग, जिसमें भाग दिया गया था। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं। बाय डिविडेंड निकालने का आपके पास में फॉर्मूला क्या है कि डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस आपके पास में रिमाइंडर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं आपके पास में कि माइनस का x² प्लस का x -1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x-2 से, और जो आएगा उसमें 3 प्लस कर दूंगा। अब एक तरीका तो है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं, एक तरीका है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करता हूं, क्या पता मल्टीप्लाई करना ना पड़े। तो देखो लास्ट वाले नंबर को अगर मैं -2 को इस -1 से करता हूं तो प्लस का 2 आएगा, -2 और -1, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2, और प्लस के 2 में 3 प्लस करूंगा तो प्लस का 5 आएगा। इसका मतलब लास्ट में जो 5 है ना माइनस का, ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से तो ये तो आंसर हट गया अपने पास में। क्लियर चीज। अब देखो इसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो देखो ये प्लस का है और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वाले से, प्लस माइनस क्या, माइनस, इसका मतलब माइनस वाला क्या हो जाएगा आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने का, मतलब फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 21,200 रुपए है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो मान लो कि ये है आयता, अब इसमें तार कहां पे लगाऊंगा, मैं बाड़ कहां पे लगाऊंगा, इस बाउंड्री पे तो लगाऊंगा, मतलब पेरीमीटर तो चाहिए मेरे को, परिमाप ही तो चाहिए। 53 रुपए के हिसाब से, मतलब मेरा जितना भी पेरीमीटर निकलेगा, परिमाप निकलेगा, उसको मैं 53 से गुणा करूंगा और मेरी कॉस्ट निकल जाएगी। ये होगा क्या, तो अगर मैं 53 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो क्या मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा, यहाँ पे 4 बार में तो 400, मतलब पेरीमीटर कितना है आपके पास में 400 है। ये चीज निकल गया, यहां से परिमाप निकल गया। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर क्या है, अधिक है। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं भाई, 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो निकालते हैं, जो कि आपके पास में 400। अब आपके पास में जो लंबाई है वो ब्रेथ से कितनी है, 20 ज्यादा, तो मैं इस लंबाई को b+20 लिख दूं, ब्रेथ से 20 ज्यादा प्लस 20 इक्वल टू 400। यहाँ आप यहाँ पे भी वैल्यू ज्यूम करके कर सकते हो इनको, है ना। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड कर, तो b और b कितना, 2b प्लस का 20 इक्वल टू आपके पास में 200, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा ना, ये प्लस का इधर आके 180 होगा, और 180 को अगर मैं 2 से, मैं 180 और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 90। इसका मतलब आपके पास में जो ब्रेथ थी वो 90 थी, लेंथ जो थी आपके पास में 20 ज्यादा मतलब 110 थी। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों को गुणा कर दो, तो 11 को करूंगा 9 से तो 99, 2 जीरो है तो 2 जीरो वापस से लगा दो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है
कि एक वर्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, जो आपके पास में a पाई है और उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो b पाई है। यदि a और b का अनुपात आपके पास में 4:5 है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको ये बताना है। देखो वर्त की परिधि कैसे निकालते हैं भाई, कि 2 पाई आर, 2 पाई आर। नीचे आपके पास में इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं। अब ये परिधि कितनी है आपके पास में, a पाई, और क्षेत्रफल कितना है, b पाई। देखो पाई से पाई कटा, इधर भी पाई से पाई कटा, इधर एक आर से एक आर कट जाएगा, मतलब 2/r बचा, और इधर a/b। a और b की वैल्यू तो पता है 4 और 5, तो 2/r बराबर है 4/5। इसको मैं दो, इसको इधर लेके चला जाता हूं, इसको इधर, तो 10 और ये 4r इधर चला जाएगा, तो 10/4 आएगा, क्या कट जाएगा, 5/2 डिवाइड करोगे तो कितना, 2.5। तो आपके पास में जो इसकी रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी आपके पास में, वो कितनी होगी, आपके पास में 2.5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है, कि सर एक ग्राहक है 10,000 रुपए की एक राशि एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार ने इसे दो प्रकार की छूट, एक तो सीधी आपके पास में 25% लो और घर जाओ, सीधा सीधा बोलता है। एक बोलता है कि नहीं आप 14% ले लो, फिर थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो फिर बोलेगा कि चलो 12% आपको और दिए। तो आपको बताना है कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। यहाँ पे इन 10,000 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना, इन 10,000 का आपके पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना उसके भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मुझे 25% सीधा दे रहा है तो 25% की छूट मिल ही रही है उसमें तो नहीं। अच्छा पैसे भी पूछे ना आपसे, तो फिर 10,000 काम में आएगा भाई, है ना, फिर आपके पास में 10,000 क्या आएगा, काम में आएगा। अब चलो ये तो 25% तो सीधी सीधे दे रहा है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। और जब 2% में दे तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि प्लस माइनस ए बी और प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100 बताया था ये। अब देखो छूट दे रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 14 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, तो 14 इंटू 12/100। तो यहाँ पे माइनस का 26 होगा, क्या माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, और प्लस यहाँ पे 68 आएगा, 168। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे क्या है 100 है, तो 1.68 माइनस करो। देखो एक को प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, 25 में से भी 68 जाएगा तो आपके पास में 24.32 बचेगा माइनस का। यहाँ 25 था, यहाँ पे 24.32, कितने का फर्क है सर, 0.68 का फर्क, 0.68 का। तो 0.68 की वैल्यू निकाल दो 10,000 से, तो 0.68 मतलब 68 नीचे 100 लिख दूंगे पॉइंट हटा के, इंटू 10,000, इंटू 10,000। और इसका भी परसेंट निकालना है इसलिए 100 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 68 ही आपके पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब ये दूसरा वाला ही तो सस्ता पड़, अब अपन को ये और बताना है कि कौन सा ऑफर बचा था। इसमें तो 24.32 की छूट मिल रही है, तो मतलब आपके पास में जो पहला ऑफर था वही अच्छा था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसमें 25% मिल रही थी, इसमें 24.32 ही मिल रहा है, तो 25% वाला आसान हुआ ना अपने लिए, वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए। नेक्स्ट देखो कि एक परीक्षा में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना देखो ना, और लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का जो औसत है वो 26 है, लड़कियों का 36 है, दोनों को मिलाकर जो संयुक्त औसत निकालेगा कंबाइंड करके वो 30 है। तो बताओ कि परीक्षा में लड़कियां कितनी शामिल हुई। एकदम आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से करोगे तो एकदम आसान है, वरना फिर आप मान के कुछ भी करते रहो। देखो आपके पास में लड़के हैं और आपके पास में लड़कियां हैं, औसत पे बेस है तो औसत से ही स्टार्ट करते हैं कि लड़कों का औसत 26 है, लड़कियों का 36 है, और तीन दोनों को मिलाकर 30 है। तो आपको क्रॉस में डिफरेंस निकालना है, इधर इधर कितने का, 4 का, इधर कितने का, 6 का, इधर कितने का, 6 का। कट रहा है क्या सर, 3 बार में, ये 2 बार में। अब ये बोलता है कि लड़के 15 थे, अपने हिसाब से तो 3 थे, तो 15 का मतलब इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, इसका मतलब 10, इसका मतलब लड़कियां कितनी थी, 10 थी। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अपने पास में टोटल 24 क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट सोल्व होते हैं।
अच्छा एक क्वेश्चन और है भाई, है ना, एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी करते हैं। देखो कि एक पाइप है 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। कितने समय में पहले पाइप की एक तिहाई कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता, जिसकी कैपेसिटी जो है आपके पास में पहले टैंक की तुलना में 50% ही है, मतलब आधी है। देखो एक तिहाई निकालना है तो मैं कार्य क्षमता को पहले से ही 3 मानता हूं। आपके पास में 18 घंटे में काम करता है, कार्य क्षमता में मान लेता हूं कि 3 ही है, क्योंकि एक तिहाई निकालना तो पड़ेगा ही मुझे। तो टोटल काम कितना होगा, 18 के 3 के हिसाब से करेगा तो 54 काम है टोटल। अब देखो ये बोल रहा है कि इस पाइप को रिप्लेस कर दिया जाए एक तिहाई कार्य कुशलता वाला। अभी 3 है तो 3 का एक तिहाई कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 वाला। काम कितना करना है, पूरा टैंक भरना ही नहीं है, ये अभी वाले का 50%। अभी 54 है तो 50% आधा 27, 1 घंटे में 1 भरेगा तो 27 घंटे टोटल लगने हैं कि नहीं लगने, बिल्कुल लगने। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। अरे 1 घंटे में 1 डालता है, 27 डालना है, 27 काम हो गया आपके पास में। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अब जैसी भी लगी है कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है। आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास थी, तो हो सकता है कि आपके पास में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना था आप पूछ नहीं पाए, तो आपको बस सिंपली क्वेश्चन को टाइप करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, उसको टेक्स्ट में आप क्रोम पे जाके कॉपी करना और कमेंट में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से। देखो आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम आपके पास में बहुत पास में है कि 2 नवंबर को तो आपका एग्जाम ही है, तो उस सिलेबस को तो अभी कवर टॉपिक वाइज करना तो देखो पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन ऐसे ही करेंगे कि प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जितने अपन से एग्जाम से पहले अपन कर पाते हैं उतना अच्छा है, 10-12 जितने भी कर पाते हैं, और ये आपके पास में ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे उनके कंपेरिजन में। तो ये सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, एक ही साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो क्लासों को आपको कंटिन्यू देखना है। लाइव क्लास से स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो लाइव क्लास में आपके पास में ये जो वाली दिक्कत नहीं आएगी कि सर कुछ डाउट रह गया था मेरे, वैसे इवन यहाँ पे भी नहीं रहेगी। अगर रहे तो आपके एक बार तो वीडियो को पीछे करके देख लेना वापस से, फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको इन्वॉल्व कर दूंगा ना। एग्जाम के पैटर्न पे ही सारे टेस्ट बनाए गए हैं, जो आपका एग्जाम होगा उसी पे बेस्ड है सारे के सारे ना। तो क्लास को आपको कंटिन्यू देखना है, पूरा देखना है, एटलीस्ट एग्जाम तक ये क्लास में तो आपको देखनी है। अगर पूरी नहीं देख पा रहे, मैथ के आपको कोर्स है वो नहीं देख पा रहे, तो ये तो आपको देखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।